Guys, I'm Ashutosh Rana and I'm back again with my another video on Python. And this Python lecture will be based on symbols and symbolification of those symbols which are used generally in any coding or programming skill. तो यार देखो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कुछ जनरल कोडिंग सिंबल्स हैं जिनका मैं आज तुमको यूज बताने वाला हूँ, ठीक है, जो हर जगह काम आते हैं। और ये कोडिंग सिंबल्स हमेशा सेम रहते हैं, मतलब इनका मीनिंग भी सेम रहता है। तो अब क्या होता है, कई बार लैंग्वेज डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं, ठीक है, जैसे पाइथन सी प्लस प्लस, और लैंग्वेज के अंदर सिंबॉलिक डिफरेंसेस भी ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो वो चीज को समझने के लिए ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि एक्चुअली इन सिंबल्स का यूज है क्या और इनमें डिफरेंस क्या है। तो यार बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्क्वायर ब्रेसेस, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने डब्बे बनाए हुए हैं दो आधे आधे, ठीक है, मतलब डब्बा बनाओ उसके अंदर बीच में उसको इरेज कर दो। समझने का तरीका है, कैसे भी समझ सकते हो। स्क्वायर ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस इन द सेंस ये डिनोट करता है कि आप किसी एरे या फिर किसी लिस्ट में कुछ बहुत सारा डेटा स्टोर करा रहे हो, ठीक है। डेटा स्टोर कराने के लिए एक पूरा सेट चाहिए होता है। सिंपल सी बात है यार, मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं एक बैग लेता हूँ, बैग के अंदर बहुत सारी किताबें रखता हूँ, तो तुम क्या समझ सकते हो, जो बैग है वो एक स्क्वायर ब्रेस है, ठीक है, मतलब वो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। तो उसके अंदर किताबें रखी हैं, किताबें क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, किताबें एलिमेंट्स हो गए बहुत सारे। तो वही चीज है, स्क्वायर ब्रेसेस बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने में काम आती है। जब बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे तो उनका एक परफेक्ट सेट भी होगा। परफेक्ट सेट को ही डिनोट करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रेसेस का आविष्कार करा है हम इंसानों ने। मतलब ये जो हमारा कोडिंग की इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, एनॉर्मस डेटा होता है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसको स्पेसिफिक या फिर इसको कह सकते हैं हम टारगेटिव बनाने के लिए कि हमारी कोडिंग और ज्यादा फास्ट और स्पेसिफिक कैसे हो सकती है, ठीक है। जितनी कोडिंग डेटा स्पेसिफिक और एफिशिएंट होगी उतनी कोडिंग फास्ट होती है, और वही कोडिंग लैंग्वेज है, वही हमारी सबसे ज्यादा अभी तक की बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज है, यानी कि वो इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ पाइथन से ही लिंक मिलेंगी, सी प्लस प्लस से बहुत कम लिंक मिलेंगी। मतलब जैसे होते हैं ना एल और HLL, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस में कंपैरिजन करें, वैसे सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पर अगर हम पाइथन से कंपेयर करें, आपका पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी सी प्लस प्लस है। समझे इस बात को? तो यार मैं होप करता हूँ यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन था, अब हम अपने रियल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो इन सबका हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर ब्रेसेस क्या है। स्क्वायर ब्रेसेस क्या होता है? स्क्वायर ब्रेसेस सबसे पहले ये समझना है कि एरे और लिस्ट के अंदर जितना डेटा होता है उसको स्टोर एक परफेक्ट सेट में उसे लिमिट करने के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं। तो जैसे अगर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ पाइथन में, जैसे अभी तुमने मेरे 3 वीडियो लेक्चर्स देखे हैं पाइथन के, ठीक है, या फिर सी प्लस प्लस के भी देखे होंगे। सी प्लस का वैसे मैंने अभी एरे नहीं कराया है, पर पाइथन में तुमने देखा होगा जो मेरा वेरिएबल्स होता है उसमें मैं कुछ इंडेक्स नंबर वगैरह डालता हूँ, तो वो मेरे सारे स्क्वायर ब्रेसेस में ही यूज होते हैं। अब क्या होगा स्क्वायर ब्रेसेस, तो भाई देखो हम पाइथन में तो हर कोई ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, पर हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली उनकी जरूरत क्या है, ठीक है। बिना सिंबल के क्या क्या जो कोडिंग है नहीं हो सकती? कभी सोचा इस बात को? क्या बिना सिंबल के कोडिंग नहीं हो सकती? यार कोडिंग में तो तुम सब इंग्लिश लिख ही रहे हो, है ना, कि जैसे फंक्शन यूज के लिए तुमने अपेंड, एक्सपैंड, ठीक है, पॉप, इंसर्ट वगैरह। तो ये सोचो कि क्या कोडिंग बिना सिंबल्स के नहीं हो सकती? बस यही सोचना है। जबकि कंप्यूटर बाइनरीज में डेटा रीड करता है। तो यार अब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोड करने से तो अच्छा है थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाए और अपने लिए समझने के लिए आसानी बना ले। यही तो होता है। अब ये चीज समझने के लिए हमने ब्रेसेस या फिर बाकी सिंबल्स का इस्तेमाल करा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश। अब इतनी ज्यादा वर्सेटिलिटी है सिंबल्स की, तुम जितने अपने आप बनाना चाहो उतने बना सकते हो। कोडिंग इंडस्ट्री में उसको ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, ठीक है। कोडिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा ओपन सोर्स है, यहाँ तुम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ब्रेसेस होते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस का काम ये होता है वो लिस्ट और एरेस के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको एक परफेक्ट सेट ऑफ लिमिटेशंस में बाउंड करके, फिर देखो जो हमारे स्क्वायर ब्रेसेस हैं उनका काम ये होता है कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स को लिस्ट या फिर एरेज में जब स्टोर कराते हैं तो उसके अंदर वो उस डेटा को या फिर वो उस ब्रांच ऑफ डेटा को, ग्रुप ऑफ डेटा को, या जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको किसी परफेक्ट सेट ऑफ लिमिटेशंस में बाउंड करके उस डेटा को स्टोर करता है, ताकि उसकी मेमोरी एलोकेशन भी टेम्पररी के साथ साथ स्टेबल रहे। समझे इस बात को? जितना डेटा स्टोर होता है उतना ही डेटा एफिशिएंट और उतना ही स्पेसिफिक होता है। तुम उसको उतनी जल्दी एक्सेस करके उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो यार यही हमारा टॉपिक था आज का। अब हम आते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखो ये हमारा स्क्वायर ब्रेसेस है।
स्क्वायर ब्रेसेस में हमें ये समझना है कि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखो अभी फिलहाल मैं तुम्हें लिख के समझा रहा हूँ, उसके बाद जितनी हम कोडिंग करते रहेंगे ना आगे फ्यूचर में, जितने मेरे लेक्चर्स होंगे, जितनी तुम कोडिंग करोगे, तो यार तुम हर चीज यूज करने वाले हो और हर चीज यूज करोगे। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना अच्छा है। अब देखो ज्यादातर क्या होता है, अब ये वीडियोस सबके पास पहुंचेंगी, ठीक है, धीरे धीरे, यार इंटरनेट है, ठीक है, सबके पास पहुंचेंगी जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है। अब कुछ क्या होता है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं होता, ठीक है, होता है जैसे कई बार किसी का खराब हो जाता है, या फिर जैसे अभी लॉकडाउन भी चल रहा है कंट्री में, पूरी इंडिया में, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, तो हम कुछ एक्सेस भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर्स में ऐसे बना रहा हूँ। देखो अभी मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि जो बच्चे के पास नहीं है सामान, या फिर जिनका भी जैसे खराब है, ठीक है, तो यार वो नोट भी करते रहे साथ साथ, ठीक है। पाइथन या सी प्लस प्लस का लेक्चर जिसमें वो है इंटरेस्टेड है, ये लेक्चर वैसे जनरल है, पर मैं इसको पाइथन की प्लेलिस्ट में इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर तुमको पाइथन से लिंक करके दिखाऊंगा। अब समझते हैं इस बात को। स्क्वायर ब्रेसेस है, अगर मैं कोई लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिस्ट, यहाँ मैंने LSP नाम की एक लिस्ट ले ली, ठीक है, मैं इसमें एलिमेंट स्टोर करा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मैंने स्टोर करा दिया। ये हमारी पाइथन में कमांड होती है लिस्ट बनाने की, ठीक है, तो हमने लिस्ट बना दी। अब तुम देख रहे होंगे ये वाले हम ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, ये है स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रेसेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें फिर से बताया था कि परफेक्ट सेट ऑफ लिमिटेशंस क्रिएट करके वो उस डेटा एलिमेंट्स को बाउंड कर देते हैं। क्या लिमिटेशंस क्रिएट करी, स्टोर है उतना ही रहेगा। साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड टू वन फॉर्म टू अनदर, है ना, तो ये तुमने पढ़ी है स्टेटमेंट। वैसे यार यहाँ पे मतलब इनिशियल स्टेज पे अगर देखा जाए तो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है, जो डेटा स्टोर्ड है, वो एक परफेक्ट सेट ऑफ लिमिटेशंस में बना हुआ है। इसके अलावा ना तो कोई नंबर अपने आप बढ़ सकता, ना तो कोई नंबर अपने आप घट सकता, ठीक है। अभी मैं तुमको उसके बाद इंडेक्स नंबर्स का भी समझाऊंगा, इंडेक्स पोजीशनिंग या फिर इंडेक्सिंग क्या होती है। हम अब आते हैं अपने कर्ली ब्रेसेस की तरफ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस पूरा प्रोग्राम के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। ये कोई अंदर बॉडी है प्रोग्राम की, यहाँ पे खत्म है, यहाँ से शुरू है, ठीक है। मान लो x पे शुरू हुआ, z पे खत्म है, तो हमने ऐसे सिंपल एग्जांपल लिया है। कर्ली ब्रेसेस का यूज, स्पेसिफिक यूज ये है कि जब तुम ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब तुम कोई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, ठीक है, ओपन, और जब तुम उसे क्लोज करते हो, तो वो उस प्रोग्राम की जो मेमोरी एलोकेशन है, वो प्रोग्राम बनाते हो, तो वो फिलहाल तुम टेम्पररी बेसिस पे बना रहे हो, और ये तुम ब्रेसेस यूज करते हो, ठीक है, और ये तुम ब्रेसेस यूज कर रहे हो, तो ये उस रैम के अंदर मेमोरी एलोकेशन में, यानी कि जब तुम प्रोग्राम पूरा बनाते हो तो बैकग्राउंड में जितना उसमें डेटा स्टोर होता रहता है, वो उसको स्टेबल या उसको बैलेंस रखने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं, और इसके अंदर परफेक्ट सेट ऑफ स्टोरेज डिफाइन करते हैं। जैसे तुम्हारा स्टोरेज ज्यादातर तुम्हारा बिट्स में होता है, ठीक है, एमबीज या फिर गीगाबाइट्स, ठीक है, गिग्स, बिट्स, ऐसी तुम्हारी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, पेटाबाइट्स। जस्ट तुम डेटा साइज बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे यूनिट्स भी बढ़ती रहेगी, सिंपल सी बात है। अब ये टेम्पररी डेटा एलोकेशंस के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ज्यादातर प्रोग्रामर्स, जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो, ठीक है, हम जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम जैसे हम कोई अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो वो रन हो जाता है, लिखा वो तो चलो ठीक है, वो तो एक इनिशियल स्टेज है प्रोग्रामिंग की, पर बैकएंड में जो सीपीयू है वो क्या काम करता है, वो देखो। जब तुम ये ब्रेसेस यूज करते हो ना प्रोग्राम बनाने के में, ठीक है, जो तुम्हारी पूरी बॉडी होती है प्रोग्राम की, वो तुम्हारी ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर होती है, तो डेटा को इतना स्पेसिफिक और डेटा को इतना स्टेबल कर देता है ताकि डेटा, जैसे कई बार विंडोज क्रैश होती है, कभी तुमने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं विंडो करप्ट होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उसका बैकएंड कोड है वहां पे दिक्कत आई है, ठीक है, वहां पे कोई ब्रेसेस या फिर वहां पे कोई ऐसा सिंबल हट गया है जिससे विंडोज काम नहीं कर रही है सही से, तो विंडो करप्ट हो गई है, डेटा करप्ट हो गया विंडो में। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, सबने कभी कभी अपने साथ, कभी अपने जो उनकी मशीन्स हैं, उनके कंप्यूटर लैपटॉप है, उनमें देखा हो कि हमारी विंडो करप्ट हो गई, विंडो क्रैश हो गई, कंप्यूटर चल नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके होते हुए भी, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती हैं, ये तुम्हारी बैकएंड में जो तुम्हारी कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर जब तुम अपनी विंडो रीइंस्टॉल करते हो तो एकदम परफेक्ट विंडो होती है वो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती बैकएंड में। तो देखो परफेक्ट बॉडी बनाती है, जो तुम्हारी प्रोग्राम की बॉडी होती है उसको अच्छी तरह मेमोरी एलोकेशन देती है, प्रोवाइड करती है, डेटा को थोड़ा सिक्योर भी करती है। सिक्योर इन द सेंस कोई एडिशनली अपने आप कोई डेटा ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, कोई अदर
सोर्स ऑफ प्रोग्राम या फिर कोई अदर रिसोर्स ऑफ प्रोग्राम इसमें ऐड ऑन नहीं हो सकता। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यार हम आते हैं कर्व ब्रेसेस की तरफ, ठीक है। फंक्शंस में काम आता है, ठीक है। फंक्शंस जो होता है, फंक्शंस का काम कर्व ब्रेसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें कर्व ब्रेसेस समझाता हूँ। देखो यार, हम आते हैं अपने कर्व ब्रेसेस पे। तो कर्व ब्रेसेस में अगर हम देखें, हमने कोई फंक्शन बनाया, मान लो डिलीट, फंक्शन बनाया डिलीट, ठीक है। तो हम हमेशा ये यूज करते हैं, हम इसमें हमेशा कर्व ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। कर्व्ड ब्रेसेस यूज करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ना पैरामीटर्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और सिक्योरली एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स को। एक, अब देखो, ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये ना डेटा है, ठीक है। ये डेटा है, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स इन द सेंस जो बेसिक फॉर्मेट, आगे जो बॉडी होती है, जो तुम्हारी प्रोग्राम की, जो तुम्हारी फ्यूचर बॉडी होती है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है, फिर जो लॉजिक्स तुम परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, जो तुम्हारे जितने तुम्हारे बाइनरी लॉजिक्स होते हैं या फिर उन सब के लिए जो तुम्हें पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, वो तुम कर्व्ड ब्रेसेस में डिफाइन करते हो, ठीक है। समझे? अगर तुम्हें बाद में, अगर तुम्हें दिखाना है, अब ये जैसे मान लो डिलीट फंक्शन किसी वैल्यू को डिलीट करता है, ठीक है, तुम इसे कोई भी अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, तो डिलीट फंक्शन में क्या होता है, तुमने डिलीट ब्रैकेट है, ये तुम्हारा डिलीट है, ये तुम्हारे ब्रेसेस हैं, ठीक है, या फिर तुम इनको ब्रैकेट बोल सकते हो, ठीक है। तुम्हारे कर्व ब्रेसेस हैं, कर्व ब्रेसेस में अगर तुम डालते हो x, तुमने डाल दिया x डिलीट, और ये तुम्हारी कर्व्ड ब्रेसेस, इसके अंदर x, ठीक है। तो अगर ये हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम हुआ समझने के लिए, तो जब तुम अपना पूरा प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, जैसे तुमने मान लो अपना पूरा ये लिखा प्रोग्राम, ठीक है, x की वैल्यू जब भी कोई यूजर आके डालेगा इसमें, ठीक है, तो वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अगर कुछ डेटा डिफाइंड है पहले से, ठीक है, उसके आगे तुम डिलीट फंक्शन का यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, उसके आगे तुम कोई पहले से डेटा डिफाइंड है, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, डेटा डिफाइंड है पहले से। अपने प्रोग्राम में तुम उस डेटा के आगे डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो प्रोग्राम, ये जो डेटा है, इसके आगे जब तुम डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, और ये सारी वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, तो क्या होगा, अगर मैं मान लो जो मेरा प्रोग्राम है, मैं x के अंदर मान लो डालता हूं 2, और जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो 2 इसमें से गायब हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ 1 और 3 डिस्प्ले होगा। ये तो एक एग्जांपल था, मैं बस बता रहा हूं। तो ये यही होता है फंक्शंस का काम। इसके अंदर याद रखना हमेशा, ये मैं तुमको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जब भी तुम मेरे लेक्चर देखो तो यार एक कॉपी पेन लेके बैठो। ये प्रैक्टिकल नहीं था, तुम इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, पर मैं जब कराऊंगा प्रैक्टिकल तभी करना। अभी क्या देखना है, अभी तुम्हें 1 और 3 दिखाएगा, डिलीट फंक्शन। अब देखो, कोई भी फंक्शन हो, डिलीट हो या फिर तुम्हारा इंसर्ट फंक्शन हो, क्रिएट हो, जो भी फंक्शन होते हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर तुमने एसक्यूएल पढ़ी है, वहां भी तुम्हारे कर्व ब्रेसेस यूज होते हैं। सी प्लस में भी तुम्हारे कर्व ब्रेसेस यूज होते हैं, सी शार्प में भी कर्व ब्रेसेस यूज होते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पाइथन में भी कर्व ब्रेसेस यूज होते हैं। तो देखो, हमेशा याद रखना, अभी लिख लो, मैं तुमको बता रहा हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। वो होते हैं एरेज और लिस्ट के लिए, नंबर 1, ठीक है, लिख लो इसको। नंबर 2, जो तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ये तुम्हारे ये तुम्हारे बॉडी ऑफ प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन या फिर टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन इसमें तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, ठीक है, लिख लो इसको। कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड इन टेम्पररी और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ एनी प्रोग्राम बॉडी। फिर से बैक टैप करके सुन सकते हो। देखो यार, कर्व्ड ब्रेसेस क्या होता है, कर्व्ड ब्रेसेस हमेशा फंक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है। कर्व्ड ब्रेसेस हमेशा फंक्शंस में यूज होते हैं। फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, डिलीट, इंसर्ट, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस में हमेशा कर्व्ड ब्रेसेस यूज होते हैं। तो यार तुम लिख लो इंग्लिश में, कर्व्ड ब्रेसेस आर ऑलवेज यूज्ड इन फंक्शंस when we are tending to define any parameter or to do any specific function in a program, ठीक है। हम अगर कोई पैरामीटर डाल रहे हैं, कोई वैल्यू इनपुट करेंगे आगे फ्यूचर प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें फंक्शंस चाहिए होते हैं, ताकि हम फंक्शंस को बाद में कॉल कर सके, बना सके। कुछ भी फंक्शन से हम कोई भी डेटा स्पेसिफिक फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यार, ये बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश का बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में मैं तुमको भी सी प्लस प्लस और पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भी। बारी आती है बैक स्लैश की। बैक स्लैश में क्या होता है, बैक स्लैश ये होता है, ठीक है। अब यही बैक स्लैश को मैं अगर पाइथन या सी प्लस प्लस में यूज करूं,
तो यार ये बैकस्लैश, इस बैकस्लैश के बहुत सारे यूज होते हैं। डबल बैकस्लैश के अलग यूज हैं, ठीक है। सिंगल बैकस्लैश विद एन के अलग यूज है, समझ सकते हो बात को। तो यार देखो, अगर मैं इस बैकस्लैश के आगे लिख दूं एन, तो यार मेरी कमांड बन जाती है। ये मेरी पाइथन और सी प्लस प्लस में मेरी कमांड बन जाती है। ये कमांड होती है नेक्स्ट लाइन की, ठीक है। स्लैश एन तुम्हारी कमांड होती है नेक्स्ट लाइन की। अगर मैं कोई भी कमांड लिखता हूँ पाइथन के अंदर, स्लैश एन CART कार्ट, और ये डबल कोट्स लगा दी मैंने, ठीक। डबल कोट्स भी सिंबल है, स्लैश एन कार्ट। तो जब मैं एक कमांड प्रिंट करूंगा, मतलब जब मैं एक कमांड दूंगा कंप्यूटर में अपने पाइथन को, या फिर जो मेरा सी प्लस प्लस का जो भी हम अपना IDE या फिर हम अपना IDE यूज कर रहे हैं, वहां पे ये आउटपुट दिखाएगी, जगह छोड़ दी पहली लाइन की, और दिखाएगी कार्ट, ठीक है। मतलब जो लाइन पहले से है उससे अगली लाइन तो प्रिंट कर देगी। तो स्लैश एन का मतलब यही होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस हो या फिर तुम्हारी पाइथन हो, स्लैश एन का मतलब यही होता है। स्लैश एन का मतलब यही होता है, जो लाइन पहले से है तुमने यहाँ अगर तुमने स्लैश एन यूज करा है, तो जो लाइन पहले से तुमको दे रखी है उसकी अगली लाइन में ये कार्ड प्रिंट कर देगी। तो ये होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। याद रखो, अभी लिख लो, बैकस्लैश symbol is used in many ways, such as double slash is used for commenting, or slash with n or backslash with n is always used in printing with a new line data, या फिर printing a data with a new line, ठीक है। अब यार ये तुम्हारा फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। पता है कमेंटिंग में काम आता है। अगर तुम कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसके अंदर तुम कोई कमेंट कर रहे हो, अगर तुमने कोई अगर तुम्हारा कोई 2 पेज का कोड है, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे कोड लाइन है जो याद रखने पड़ते हैं, तो तुमको उन्हें कुछ सिंबॉलिफिकेशन देनी है, फिर तुमको वहां कुछ चेक पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो तुम ये सिंबल्स यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे कमेंट्स आएंगे, यहाँ तुम्हारे कमेंट्स होंगे, समझे इस बात को, ये तुम्हारे कमेंट्स होंगे। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कर्व्ड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, ये कुछ जनरल सिंबल्स है जो हर जगह काम आते हैं, जिनका मीनिंग हमेशा सेम रहता है। अब यार हमने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं तुम्हें लिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम समझेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हमें इंडेक्सिंग समझनी है, यार इंडेक्सिंग भी बहुत आसान टॉपिक है, उसमें कुछ नहीं है। हम आते हैं इंडेक्सिंग की तरफ, बात करते हैं इंडेक्स पोजीशंस की या फिर इंडेक्सिंग की। तो यार कंप्यूटर में अब देखो, जो तुम्हारा रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में तुमने देखो, रियल वर्ल्ड में जैसे काउंटिंग स्टार्ट हमेशा 1 से होती है, ठीक है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई। जैसे तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तुम्हारी शॉपिंग लिस्ट है, तो तुम लिखते हो नंबर 1 आइटम दिस, नंबर 2 आइटम दिस, नंबर 3 आइटम दिस, ठीक है। तो नंबर 1 आइटम पे कुछ भी हो सकता है, नंबर 2 आइटम पे कुछ भी। तो यार तुमने 1 2 3 उसे तुमने एक सीरियल नंबर दिया, तुमने उसे कुछ एक रोल नंबर दिया, ठीक है, जिससे उसकी पोजीशन डिफाइन हो रही है, ठीक है, कौन से नंबर पे क्या चीज है। वैसे ही कंप्यूटर साइंस में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है, CAMERA, ठीक है, कैमरा। मान लो ये तुमको कोई वर्ड दे रखा है, तुमको कोई स्ट्रिंग दे रखी है कैमरा। यहां से काउंटिंग कैसे होगी? C की पोजीशन क्या है, A की पोजीशन क्या है, M की पोजीशन क्या है? सिंपल सा यार, C की पोजीशन 0 है, A की पोजीशन 1 है, तो यही होते हैं इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। फिर ये इस वीडियो का एक बोनस टॉपिक होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए, और जिनको आता है वो स्किप करके भी जा सकते हैं। कैमरा इसकी इंडेक्स पोजीशन में करें, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन हर कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशंस के थ्रू करें, तो C का क्या है, 0 इंडेक्स नंबर है, A का 1, M का 2, E का 3, R का 4, A का 5, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्स पोजीशन होती है। वैसे अगर हम पाइथन में जब हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट, हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है, लिस्ट, वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स की काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होगी और खत्म होगी n-1 पे। अब देखो ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आ गया फिर से, 0 to n-1, ये भी समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैं तुमको यही वाला एग्जांपल देता हूँ, ये वाले एग्जांपल से समझेंगे। ये देखो, CAMERA, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कैरेक्टर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का हो गया, हमारा काउंटिंग 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे n, जो कि 6 के बराबर है।
ठीक है, और इंडेक्स पोजीशन कहां खत्म हो रही है 5 पे, कि क्या लिखते हैं 5 को 6 माइनस 1, ठीक है। तो हम ये दोनों इक्वेशन से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि 0 से शुरू हुआ, 0 2 6 माइनस 1, 6 क्या है n माइनस 1। यार 2 मिनट में हमने एक फॉर्मूला भी तैयार कर लिया। अगर तुम्हें किसी की इंडेक्स रेंज निकालनी है तो 0 टू n माइनस 1 एक तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम डालो n में, जैसे यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 6, तो 0 टू 6 माइनस 1 5, 0 से 5 तक हमारे इंडेक्स नंबर होंगे। आज के लिए अगर लेक्चर पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ आगे शेयर करें।